नमस्कार, डीडी राजस्थान के प्रोग्राम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के विचार से। बिल्कुल, क्योंकि हमारे विचारों की शुरुआत, जब दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से होती है तो दिन स्वतः ही अच्छा जाता है। और आज हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा कही हुई इस बात से, जब आप अपने अंदर से अहंकार मिटा देंगे तभी आपको वास्तविक शांति प्राप्त होगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जीवन में जब भी हम किसी परिस्थिति में होते हैं या साधारण जीवन भी जी रहे होते हैं तो हम अपने आप को इतना बड़ा मान लेते हैं कि वही हमारे लिए एक कारण बन जाता है और हम अपने लिए खुद ही समस्या बन जाते हैं। लेकिन यदि हम सादगी से, सहजता से और सरलता से आगे बढ़ते जाएंगे तो स्वतः ही सब कुछ सहज होता चला जाएगा। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास आपको आपके काम से याद करता है, न कि आपके लिए याद करता है। तो आप जो कुछ समाज को दे जाते हैं वही स्मृतियाँ शेष रह जाती हैं। इतिहास के पन्नों से हम ऐसी ही कुछ स्मृतियाँ लेके आए हैं। आज ही के दिन वर्ष 1885 में आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच के जनक माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हुआ था। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु यानी कि भारत का चंद्रमा उनकी उपाधि थी। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। हिंदी नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही 175 ग्रंथों की रचना की। उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा है और इतनी दिशाओं में लिखा है कि उनका समूचा रचना कर्म एक पथ प्रदर्शक बन गया है। 1976 में भारत सरकार ने उनके नाम से उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया था। बिल्कुल, और वहीं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भारत सरकार ने उनके किए हुए कार्यों के योगदान को एक ऑनर देने के लिए उनके नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड 1983 में शुरू किया था, जिसे हिंदी लिटरेचर और जर्नलिज्म में विशेष काम करने वालों के लिए, विशेष योगदान देने वालों को दिया जाता है। जी, और योगदान की बात करें तो सूरज से बड़ा योगदान कोई नहीं देखता है। हम सुबह उठते हैं और उसके प्रकाश से हम आलोकित होते हैं, ऊर्जा लेते हैं। आज 6 जनवरी प्रकाश पर्व है, यानी कि अंधकार को दूर कर सत्य, ईमानदारी और सेवा से प्रकाश फैलाना। आज सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी की 358वीं जयंती है। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। वो एक योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। उन्होंने 22 दिसंबर 1666 में उनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। उन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए पंच प्यारे की नींव रखी। उन्होंने लोगों को जीना सिखाया कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन ही सच्चा प्रकाश पर्व है। खालसा वाणी, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, उन्हीं का दिया हुआ है। और इसके साथ ही उनके और भी बहुत सारे बहुमुखी आयाम थे, जिसमें वो एक बहुत बड़े मिलिट्री जीनियस थे, एक स्किल्ड वॉरियर थे, जिन्होंने 12 जो जंग हैं वो लड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने खालसा को इस्टेब्लिश किया था। 1699 में उन्होंने सिखों को खालसा में ट्रांसफॉर्म किया था और एक फैमिली ऑफ सोल्जर सेंट्स का भी उन्होंने निर्माण किया था। इसके साथ ही जो 5 क है उनका भी उन्होंने ही 5 क का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने दिया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह से 5 फिजिकल सिंबल्स जो हैं हर सिख को धारण करने चाहिए। इसके बाद उन्होंने दशम ग्रंथ की भी रचना की थी और दशम ग्रंथ में उन्होंने कई ऐसी बातें बताई जो आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी हम सब के लिए बहुत ज़्यादा एक मार्गदर्शक के रूप में मौजूद हैं। जी, अगर हम टीचिंग की बात करें तो उन्होंने इक्वालिटी, फेथ इन वन गॉड, करेज एंड सेक्रीफाइस एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखा था। बिल्कुल, और जब हम बात करते हैं सर्विस टू ह्यूमैनिटी तो आज ही के दिन वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स को भी मनाया जाता है। हर साल 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स को मनाया जाता है, जिससे कि जो बच्चे अनाथ हो गए थे, जिस वजह से क्योंकि उनके जो माता पिता थे या उनके पिता थे वो कहीं ना कहीं वॉर में वो शहीद हो गए थे, उनकी उस मनस्थिति को एड्रेस करने के लिए, उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए कि किस तरह से उन्हें अनाथ कहना शायद एक छोटा शब्द हो जाएगा, इसलिए वॉर ऑर्फन्स कहा जाता है, लेकिन वो अनाथ नहीं हैं। उन्होंने भी उतना ही बलिदान दिया है जितना उनके परिवार ने, उनके माता पिता ने दिया है। तो आज ही का दिन उनको भी याद किया जाता है, उनका भी स्मरण किया जाता है। जी, और अलबेलो राजस्थान में आगे बढ़ते हैं आज के मेहमान की तरफ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आज हमारे साथ मौजूद है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पवन सिंघल जी का।
आप प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ EIT SMS मेडिकल कॉलेज, और यही पहचान आपकी नहीं है, आप एक वाइल्ड फोटोग्राफर के तौर पर भी जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, भरपूर सर्दी हम पिछले 10-15 दिन में से फेस कर रहे हैं, और ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां खांसी, जुकाम, बुखार, कान में दर्द, इस तरह की समस्याएं नहीं आ रही हों। आप ENT के एक्सपर्ट हैं, क्या कुछ होता है जब ठंड बढ़ जाती है जिसके कारण हर व्यक्ति इस तरह की समस्याओं से जूझता है? देखिए, थोड़ी सी अगर हम लापरवाही करें और हमने अच्छे से पहना नहीं है, कानों को नहीं ढका है, और खासकर सर्दी हमें लगती है हमारे रिब केज, जो हमारा वक्षस्थल और एब्डोमेन है उधर है, इनको हमने ढका नहीं है तो हमें सर्दी लगती है। होता क्या है कि दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो वो लोग जो एलर्जिक हैं, एक वो जो एलर्जिक नहीं है। जो एलर्जिक हैं उनकी श्लेष्मा झिल्ली सूज जाती है ठंड से, और इन्हीं दिनों कुछ विशेष तरह की वनस्पतियों से परागकण निकलना, वनस्पतियों के संपर्क में आने से, तो हो क्या रहा है कि वो सारी श्लेष्मा झिल्ली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है सूजती है, जिससे नाकों से पानी आना, उसी से इरिटेशन से आँख में पानी आना, खुजली का होना, और जो लोग एस्थमेटिक हैं या जो प्रोन टू एस्थमा हैं उनके सांस के रास्ते का सिकुड़ना, जिसके कारण उनको सांस में तकलीफ आना और वही खांसी करना। और ये सिक्वली अगर ठीक नहीं की जाती है और ध्यान नहीं दिया जाता है तो धीरे धीरे जो बैक्टीरिया जो हमारे नाक में, मुंह में, कान में, बाहर या अंदर फ्रेंड्स की तरह रह रहे हैं, सिम्बायोटिक साथ में परस्पर सामंजस्य से रह रहे हैं, अब उनको एक सॉइल मिल जाती है, एक अच्छा सा खाना मिल गया उनको, श्लेष्मा फूलने से प्लेटफॉर्म मिल गया है, और वो जो श्लेष्मा लीक कर रहा है तो उसमें फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसमें जैसे साइनोसाइटिस का हो जाना, गले में इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस का हो जाना, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों में इन्फेक्शन, निमोनिया हो जाना, और नाक और कान के बीच में एक नली होती है स्टिकिन ट्यूब, जो यूजुअली वायुदाब के प्रेशर को बना के रखती है कान और बाहरी एनवायरनमेंट में। अब ऐसी स्थिति में जब श्लेष्मा सूज गई है, म्यूकस मेम्ब्रेन स्वलो कर जाती है, स्वलो होने जाती है, तो वो बंद हो जाती है। जैसे वो बंद होती है तो जो वायुदाब कान के अंदर नियंत्रित करने का कार्य था वो बंद हो गया, तो एकदम से वैक्यूम क्रिएट होता है। तो आसपास की जो ग्रंथियां हैं वो उस वैक्यूम के कारण धीरे धीरे अपना सिक्रेशन ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन शुरू कर देती हैं, और कान के पर्दों के पीछे श्लेष्मा इकट्ठा होना, म्यूकस इकट्ठा होना होता है, जिसको हम सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, ग्लू ईयर बोलते हैं। एक गोंद या ग्लू की तरह वो कान में बंद, तो बच्चों को कान या वयस्कों में भी होता है, कान बंद होना, खुद की आवाज़ गूंजना, सुनाई देने में कमी आना, और यहाँ भारीपन और दर्द का एहसास होना। अगर वो अनअटेंडेड रहता है, उसको हम ठीक नहीं करते, तो वो धीरे 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 दो तरह की सिक्वली कर सकता है। एक तो नेगेटिव प्रेशर धीरे धीरे कान के पर्दे को अंदर खींच के रिट्रैक्शन कर सकता है, हड्डियों को गला सकता है, और दूसरी चीज़ होती है कि वो पस में कन्वर्ट कर सकता है। इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज इन्फेक्शन शुरू करते हैं, और तेज कान में दर्द होना, बुखार आना, इवन उल्टी होना, चक्कर आना, कई बार सुनने में कमी आना, कई बार इवन फेशियल पाल्सी, लोगों को मुंह का लकवा भी अक्यूट कंडीशन में हो सकता है। वो अक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है जिसमें तुरंत डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए। तो ऐसी सिक्वली बनती है, और जब प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि पर्दा सहन नहीं कर पाता तो पर्दा गिव वे कर जाता है, फट जाता है और मवाद बाहर आती है। तब रोगी हमारे पास आते हैं और फिर हम लोग उनका समुचित इलाज करते हैं। जीवन में सावधानी कितनी ज़रूरी है? जरा सा कैजुअल अप्रोच की हमें क्षमता है, ठंड कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ज़्यादा ठंड नहीं है, वो आपके लिए कितनी घातक हो सकती है, तो अपने आप को प्रॉपरली कवर करके रखें, प्रकृति का आनंद लें, प्रकृति से जूझें नहीं। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं शालू। बिल्कुल, जैसे आपने कहा था चक्कर आना और इस तरह की डिजीनेस होना, तो इससे जो ख्याल आता है, एक शब्द होता है वर्टिगो। तो वर्टिगो भी एक बहुत कॉमन और साधारण प्रॉब्लम है, लेकिन वो समझ नहीं पाते लोग कि क्या हो रहा है, बस ये समझ में आता है कि शायद ठंड है इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं जोड़ना चाहूँगा शालू कि मैं बस में यात्राएं मैंने लंबे समय तक नहीं की है, अब जाके थोड़ी बहुत कमी आई है। मतलब मुझे बचपन से लगता रहा कि क्या मैं ही एबनॉर्मल हूँ, बाकी लोग तो बस में यात्रा कर रहे हैं, पर मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है। मतलब मैं हमेशा अवॉइड करता रहा कि जब तक ट्रेन प्रेफरेंस है तब तक बस में जाना ही नहीं है, और जाना है तो फिर पूछो मत मेरे क्या हालत होती थी, वो भय बैठ गया था। तो जैसा कि आपने वर्टाइगो के बारे में बताया, वर्टाइगो बीमारी नहीं है, वर्टाइगो एक सिम्टम है, लक्षण है किसी बीमारी का। वर्टाइगो का अगर इंग्लिश में बोला जाए तो सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द सेल्फ और द सराउंडिंग्स,
वर्टाइगो में आपको लग रहा है कि या तो मैं घूम रहा हूँ या ऐसा लग रहा है कि चारों चीज़ें मेरे चारों तरफ घूम रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोग इसको बहुत ही घातक मानना शुरू कर देते हैं कि बस मैं मरने वाला हूँ, डूम्सडे। उनको लगता है कि मैं आज मेरा जीवन अंत होने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा चक्कर आते हैं, आप इतने परेशान होते हैं, आपको लगता है उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, लेट रहे हैं तो चक्कर आ रहे हैं। तो वर्टाइगो एक लक्षण है। जैसे कि आपने बताया मोशन सिकनेस के बारे में, ये बेसिकली जब भी आप किसी मूविंग चीज में हैं तो सेंसिटिविटी लेवल होता है कि अगर आपकी संजीदगी मूवमेंट के लिए ज़्यादा है तो आप देखेंगे कि पहली चीज़ तो हम बात करें बैलेंस ऑर्गन्स की, कि हम बैलेंस कैसे बनाते हैं। वो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अंतःकरण जो होता है, लेबिरिंथ, जिसके अंदर यूट्रिकल सैक्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। जो कैनाल जो होती है वो एंगुलर मोशन, जो भी कोणीय अपना मोशन होता है, गति होती है, उसको नियंत्रित करती है, और यूट्रिकल सैक्यूल अपने हॉरिजॉन्टल मोशन को नियंत्रित करता है। साथ में सेकंड जो चीज़ है वो है आंखें, जो हमारे बैलेंस को डिसाइड करती हैं कान के साथ सामंजस्य बिठा के। तीसरा पार्ट होता है सेरिबेलम और ब्रेन, छोटा ब्रेन जिसे हम लोग कहते हैं, पीछे की तरफ सेरिबेलम होता है। और चौथी चीज़ होती है हमारे जॉइंट्स। हमारे जॉइंट्स मेरुदंड से लेके हर छोटे से छोटा जॉइंट, वो हमें वर्टिकल खड़ा होना, बैठना, इसकी संकेत ब्रेन को देता रहता है। तो ये 4 चीज़ें मिलके बैलेंस सिस्टम बनाती हैं। किसी भी चीज़ में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो वर्टाइगो कॉज कर सकती है। तो पहले बस में बैठने पर चक्कर आना, वो आंखों के, मेरे ख्याल से आंखों से भी होता है। तो जैसे आप आंखें बंद कर लेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा आराम हो गया, क्योंकि आप वो मूविंग नहीं देख रहे हैं। आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो चीजें पीछे की तरफ मूव कर रही हैं, तो वो बहुत फास्ट मूव कर रही है जी। अब वो इतना फास्ट मूव करती हैं तो जो आंखों से लगातार सूचनाएं ब्रेन को जा रही है, बहुत फास्ट जाना शुरू कर देती है। ब्रेन की संग्रहण क्षमता के साथ वो मैच नहीं कर पाती, तो ब्रेन उसको एबनॉर्मल मानना शुरू करता है। तो एकदम से ब्रेन उस चीज से बचाने के लिए एक तरह से रक्षात्मक प्रणाली है, तो वो शरीर को थामने की कोशिश करता है, और वहीं आपको वर्टाइगो आता है। लेकिन हम देखते डॉक्टर साहब, जैसे लोग झूलों में जाते हैं, राइड्स में जाते हैं, कितनी डेंजरस होती है, उसको तो बहुत एंजॉय करते हैं, और यहाँ पे सब लोग नहीं करते। मैं तो आज सब लोग नहीं करते। आप देखेंगे, आप झूलों राइड्स में आप देखेंगे तो बहुत लोग आनंद लेते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो चिल्लाते हैं, उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है, और बहुत लोग उतरते ही घूमना गिरना शुरू कर देते हैं, या उनको वॉमिट आती है, क्योंकि जो वॉमिट का एरिया है वो उसके पास है, बैलेंस एरिया के पास। तो होता क्या है, कुछ लोगों की सेंसिटिविटी मूवमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा होती है, और तो वो एज वाइज भी होती है। एज वाइज भी होती है। जैसे वृद्ध लोगों में धीरे धीरे अट्रोफी होना शुरू कर देती है इस ऑर्गन की, तो ये क्रोनिक वेस्टिबुलर डिजीज बोलते हैं हम उसको। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि कोई भी इंसान जो इसके लिए बहुत संजीदा है, बहुत सेंसिटिव है मूवमेंट्स के लिए और इसके लिए, तो उन लोगों को एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिसमें योगा बहुत अच्छी चीज है। सूर्य नमस्कार, योगा करना, मूवमेंट, सिर का देना, ऊपर नीचे देना, साइड वाइज देना, आंखों को साइड वाइज घुमाना, किसी चीज को ट्रैक करते हुए अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय आंखों को करना, ये एक्सरसाइजेस, इनको कॉथोन कुक्सी एक्सरसाइजेस कहते हैं। और आप केवल 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम करें तो धीरे धीरे आपका बैलेंस ऑर्गन खुद आ जाएगा लाइन पर। इसी तरह से वॉक करें ताकि आपके प्रोप्रियोसेप्शन, आपके जॉइंट्स काम करें। हाथों को, एक बॉल को इधर से उधर मूव करें, तो आंख से बॉल को देखते रहें, आपके हाथ मूव कर रहे हैं, जॉइंट काम कर रहे हैं, तो आप देखिए चारों अंगों में जो बैलेंस के लिए सामंजस्य स्थापित हो रहा है जी। तो बहुत नियत तरीके से अगर आप छोटी मोटी एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका बैलेंस सिस्टम कहीं गड़बड़ नहीं होगा, आपको वर्टाइगो जैसी कोई चीज नहीं होगी जी। कितना सहज लग रहा है ना। बिल्कुल, बैलेंस कितना जरूरी है, और छोटी छोटी चीजें आपको अल्टीमेटली कितना परेशान कर रही हैं, लेकिन समाधान इतना आसान है। और योग की बात फिर वापस वहीं आ गई कि योग तो कितना जरूरी है, न कि केवल एक्सटर्नल रीजंस के लिए, इंटरनल रीजंस के लिए भी, कि आपकी इस तरह की जो बीमारियां, जैसा लगता है आपको कि इनका कोई इलाज नहीं है, आप जी नहीं पा रहे हैं ठीक से, बहुत सारी चीजें मिस आउट कर रहे हैं, तो योग
उसमें भी आपका मददगार बन बिल्कुल। सकता और है। साथ ही जो सेल्फ अवेयरनेस वाली बात है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जब आप हिलते हैं, आंखों को देखते हैं, तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है, यानी कि आपको उस बात की अनुभूति होती है कि आप स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं, और ब्रेन भी उसी तरीके से शायद रिएक्ट करता है, डॉक्टर साहब अगर मैं सही कह रही हूँ। और अडेप्टेशन होता है कि चीजों को सीखना, आदत डालना, तो ब्रेन को उन मोमेंट्स की आदत डल जाती है। क्योंकि अगर आप ऐसे, तो फाइटर प्लेन्स वाले जो राइडर्स हैं वो लोग तो उसको समरसॉल्ट कराते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, तो उनको तो बहुत चक्कर आ जाएंगे एकदम से, उनके सामने सब चीजें घूम जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करके धीरे धीरे वो लोग इस लेवल पर पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप रोज थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं और योग को अपने दैनिक जीवनचर्या जो है उसमें डालते हैं, तो मुझे लगता है कि आप आराम से इन सब चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। मुझे लगता है कि जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं उसका उद्देश्य केवल आपको एंटरटेन करना नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन इज़ द फर्स्ट मोटिव। और जो सुबह आपसे संवाद में जो सूचनाएं मिल रही हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे आज का जो समय है और आपके साथ जो संवाद हो रहा है उसकी सार्थकता इस पहले 10-15 मिनट में ही महसूस हो गई है। आने वाले पूरे प्रोग्राम में अभी पता नहीं क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी जी। आँखें हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते हैं कि हम इस पूरी दुनिया को देखते हैं आँखों के ज़रिए, स्मृतियाँ बनती हैं आँखों के ज़रिए। लेकिन जो आज का दौर चल रहा है जहाँ हम 15-15 घंटे स्क्रीन पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर समय गुजारते हैं, जाहिर सी बात है उतने काम के लिए आंखें बनी नहीं हैं। अर्ली एज पर लोगों को दृष्टिदोष हो रहा है या उसकी एक्यूरेसी मिस आउट हो रही है। ऑफ कोर्स आदतों को तो हमें संभालना है ही कि उसका इस्तेमाल जुडिशियसली किया जाए, फिर भी बचपन से ही हम किस तरह अपनी आंखों को सहेज के रह सकते हैं मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आंखों के या दूसरे और भी सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं, तो मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं, एक तो पोषण और एक उनको नियमित तरीके से सेंसिटाइज करना। उनको सेंसिटिविटी मिलती रहनी चाहिए ताकि वो अपनी काम अच्छे से कर सकें। जैसे हार्ट की अब बात करते हैं तो सेंसिटिविटी, उसकी क्या सेंसिटिविटी है, हार्ट को पंप करने के लिए एक्सरसाइजेस। अगेन आपको एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट आपकी मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग मतलब आप सर्दी में रजाई में सोने नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो जिस तरह की आंखों की बात करें तो सबसे चीज है पोषक तत्व जी। हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ये विटामिन से भरे हुए होते हैं। आंखों को भी विटामिन चाहिए। तो आप अगर पोषक तत्व अच्छे से अपनी डाइट में ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा फैटी या जंक फूड्स उनको दूर रख रहे हैं तो आपकी आंखें बची रहेंगी। दूसरी चीज़ है, जैसे सुबह सुबह आप उगते सूरज को अगर आप इस तरह से करके देखते हैं और आंखों की आप इस तरह से हल्की फुल्की सुबह उठ के एक्सरसाइजेस करते हैं, ये और आंखों को प्रॉपर्ली साफ पानी से आप सुबह शाम या दिन में 4-5 बार धोएं, हल्के से पोंछें, तो मुझे लगता है बहुत सही है। लेकिन दूसरी तरफ हम बिगाड़ क्या रहे हैं आंखों का, तो वो चीज़ है कि हम सिनेमा, हमारे टीवी, हमारे गैजेट्स, इलेक्ट्रिक, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत बड़ी आविष्कार हैं। टेलीविज़न को देखिए, आप मोबाइल्स को देखिए, हम लोगों से संपर्क कर पा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, जिस उद्देश्य से ये बनाए गए थे उस उद्देश्य के अलावा और सारी चीज़ें उसमें समाहित हो गई हैं। लोग मोबाइल पे मूवी देख रहे हैं दिन भर बैठ के, लोग लगातार सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। अच्छा, उसका जो प्रकाश और उसकी जो तरंगे आपके आंखों और आपके पूरे सिर पर और कानों में सब जगह जा रही हैं, वो लगातार आपको नुकसान कर रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने स्क्रीन टाइम को कम कर दें। स्क्रीन टाइम को आप पूरे 24 घंटे में से 1 या 2 घंटे लिमिट कर दें। और आजकल आप अपने गैजेट्स पर ये कर सकते हैं स्क्रीन टाइम को। दूसरी चीज़ है, जो प्रकाश है, जो लाइट का लेवल है, ब्राइटनेस है, उसको आप कम रखें। आप बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस करेंगे तो वो आपकी आंखों को चुभेगा। और सोने से 2 घंटे पहले आप इसको बंद कर दें, क्योंकि आप सोने से पहले तक मोबाइल अगर आप देख रहे हैं या आप सोने से पहले तक टीवी देख रहे हैं, तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो वो फ्रेम्स हैं वो आपके रेटाइना, आंखों के रेटाइना के थ्रू ब्रेन को पहुंच रहे हैं, तो वो काफी समय तक वहां रहता है। आपने जैसे महसूस किया होगा कि आप लाइट की तरफ देख रहे हैं थोड़ी देर, उसके बाद आप दूसरी तरफ देखेंगे तो एक पुंज, लाइट का पुंज आपके बहुत देर तक आंखों में रहता है। बिल्कुल। तो वो रेटाइना के पीछे तक वहां रहेगा वो प्रकाश पुंज। वही चीज मोबाइल और टीवी से हो रही है। तो रात को सोने से 1-2 घंटा पहले आप इन्हें बंद करें ताकि आपकी नींद अच्छे से आए।
वरना आपकी नींद में बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं, हमारी मनोविज्ञान पे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आप कही देखिए आपने। कि चिड़चिड़ापन होना, नींद नहीं आना, भूख कम लगना और बहुत अवसाद जैसे डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाना, ये सब चीज़ें इन सब गैजेट से हो रही हैं लोगों में। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हमें कनेक्ट करती हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन लिमिट करें। एक नियत रेगुलरिटी के थ्रू आप रेगुलर हो जाए, आप एक दृढ़ निश्चय कर लें कि मैं 1 या 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं करूँगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई है। जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें अवेयरनेस जो है बहुत आवश्यक है। हम सबको काम करना है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, किसी भी चीज़ को डॉक्टर साहब मना नहीं करें, लेकिन उसे नियंत्रण में रखना, उसे लिमिट करना, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जब ये अति होते चली जा रही है तो उसका प्रभाव हम अपनी आंखों पर देख रहे हैं, अपने जीवन पर देख रहे हैं, अपनी मानसिकता पर देख रहे हैं और अपनी सोच पर भी देख रहे हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 घंटे तक वो जो इमेजेस हैं हमारे रेटाइना में रहती हैं, जो ब्रेन में जाती हैं, तो कभी कभार जो बुरे स्वप्न आते हैं, डिप्रेशन आता है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ऐसी कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका शायद निवारण भी हमारे अंदर ही है। सिर्फ ज़रूरत है तो इतना जानने की कि हमें थोड़ा सा अनुशासन को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। हम सिर्फ देख नहीं रहे होते हैं, हमारे मन में विचार भी बना रहे विचार हैं। भी बना रहे होते आपने हैं। जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम किया है, आपके विचार वैसे बनेंगे, आपका व्यक्तित्व वैसा बनेगा, आपका व्यवहार वैसा बन जाएगा। जी। और आँख के बाद बारी आती है नाक की। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, तो एक ऐसी समस्या जो बहुत कॉमन है, इसके बहुत सारे इलाज भी बताए गए हैं, लेकिन वो हमें तो पता नहीं चलती, आसपास वालों की थोड़ी समस्या होती है, वो है खर्राटे लेना। जी, क्योंकि जो खर्राटे लेता है वो तो आराम से मस्त अपने मग्न सो रहा होता है, लेकिन नाक से संबंधित एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए, कराटे लेने वाला इंसान, ये मिथ है एक तरह की कि वो आराम से सो रहा है, वो आराम से नहीं सो रहा है। जो नींद के 4 लेवल्स होते हैं, तो वो डीप, जो हम कहते हैं गहरी निद्रा, कभी भी खर्राटे लेने वाला इंसान गहरी निद्रा में नहीं पहुंचता। अच्छा। तो जब वो गहरी निद्रा में नहीं पहुंच रहा है तो वो अगले दिन भर उसका थकान रहेगी, डिस्टर्ब रहता है, उसको नींद सी आना, काम में मन नहीं लगना, बेचैनी होना, ये सब होगा। तो खर्राटों का मेन कारण अगर आप देखें तो वो है मोटापा। आपके शरीर का अगर वजन ज़्यादा है तो होता क्या है कि आपकी जीभ मोटी होती है, आपका तालू लटक के बड़ा हो रहा है, खाल जो अंदर की म्यूकोसा है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो बड़ी होके और ढीली हुई पड़ी होती है। तो जब आप किसी भी, जैसे आप बांसुरी बजाते हैं या पाइप से आवाज़ करते हैं तो एक तेज तीखी आवाज़ आती है, तो वही अपने एयरवे के साथ में है। नाक से लेके फेफड़ों तक अगर कहीं पर भी रुकावट है या वो संकीर्ण हो गया है रास्ता, तो आवाज़ आएगी, वो आवाज़ खर्राटों के रूप में आती है। तो श्लेष्मा का फड़फड़ाना खर्राटे हैं, चाहे से वो नाक की श्लेष्मा हो, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, या नाक के टर्मिनेट्स का फूलना, नाक में कोई पॉलिप्स बन जाना, कोई गांठ बन जाना, या नाक के पीछे के हिस्से में तालू जो है बड़ा हो गया है, उसका फड़फड़ाना, मोटापे के कारण फैट का म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे जमा हो जाना, जिससे वो फैट फ्लैबी हो जाता है, लचीला, तो वो फड़फड़ाता है सांस के साथ में। टंग मोटी है तो पीछे गिर के और नैरो रास्ता कर देती है। टॉन्सिल बड़े हैं, आपका एपिग्लॉटिस जो एक पत्ती जैसे संरचना है जो सांस के रास्ते को और खाने के रास्ते को अलग करती है, उसका बड़ा हो जाना या लचीला हो जाना, वो भी आवाज़ करती रहेगी। या नीचे कहीं अवरुद्ध आना, ये चीज़ होती है जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। खर्राटों के साथ आप बात करते हैं तो आप करते हैं स्लीप एपनिया, मतलब नींद का अवरुद्ध होना और साथ में सांस का टूटना। आप यकीन नहीं करेंगे, ये इतनी गंभीर बीमारी है कि कई बार लोगों की ऑक्सीजन सैचुरेशन 60% से नीचे पहुंच जाता है। जबकि हम कोविड के दौरान ध्यान रखें तो हम 90% कट ऑफ था कि 90% से 90% से अगर कम हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन जाता तो हम व्यथित हो जाते थे। जबकि सोचिए, जिनको खर्राटे आ रहे हैं और जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, OSA, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 60 से नीचे भी पहुंच जाता है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जैसे ही जाता है तो ब्रेन एकदम से अलर्ट करता है कि ऑक्सीजन मुझे कम मिल रही है। उस अलर्टनेस में वो शरीर को संवेदनाएं देता है, झिंझोड़ता है, तो हम नींद में खड़खड़ा के उठते हैं, फिर हम पलट मारते हैं, सो जाते हैं। तो ये नींद में बार बार उठना, AHI कहते हैं इसको, एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स,
बार बार होना ये हमारी पूरी नींद को डिस्टर्ब करता है। ऑक्सीजन कम पहुंचती है तो हमारे फेफड़ों को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो नींद के डिस्टर्बेंसेस और खर्राटे हमारे हृदय जनित बीमारियां ला सकते हैं, हृदय की बीमारियां, हमें मधुमेह बल्कि डायबिटीज़ इंड्यूस कर सकते हैं। नींद ना आने की समस्या, इंसोम्निया से हमारी मेमोरी लॉस हो सकता है। इवन पुरुषों में नपुंसकता देखी गई है नींद के डिस्टर्बेंसेस से, और शरीर का फ्लैबी और ज़्यादा मोटा हो जाना, क्योंकि जब आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो आप दिन भर बिंज ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, ये सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं, तो आप और मोटे होते जाते हैं। तो एक विशियस साइकिल बन गई है, खर्राटे आना, नींद डिस्टर्ब होना, ज़्यादा खाना और ज़्यादा शरीर का डिस्टर्ब होना और ज़्यादा खर्राटे आना। तो इसमें अगर किसी को खर्राटे आते हैं तो वो दिखाया जाना चाहिए। तो एक तो मोटापा हो गया, दूसरा कई बार ये संरचनात्मक चीज़ें हैं, नाक का बंद होना, पॉलिप होना, उसके लिए आप कान नाक गला रोग विशेषज्ञ से मिले, और सांस में अगर तकलीफ है तो आप श्वसन रोग विशेषज्ञ चेस्ट फिजिशियन से मिलें और इसका इलाज करवाएं। जी, हम वही बोलते हैं, वैसा ही बोलते हैं जैसा हम सुनते हैं। और सुनने की बात आती है तो कान, वो भी महत्वपूर्ण अंग है, और हर इंसान चाहता है कि मैं जब तक इस पृथ्वी पर हूँ मेरे कान सही चलें, सही से सुन पाएँ। लेकिन अब चूँकि हेडफोन लगा करके लोग सुनते हैं, शोर का स्तर भी काफ़ी बढ़ गया है, और दूसरे बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, क्षमता भी हो सकती है। क्या क्या कारण है और क्या क्या प्रिवेंशन किया जा सकता है कानों की अपनी मशीन को पूरे टाइम तक, पूरे जीवन तक स्वस्थ रखने के? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब देखो वो कान में वो लगे रहते हैं और बातचीत हम उसी से करते हैं। जी, तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही लोगों को कहना चाहूँगा कि जो हमारी श्रवण शक्ति है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसके अंदर जो 3 हड्डियाँ होती हैं, आवाज़ आई, हमारा पर्दा हिला, पर्दे ने 3 हड्डियों को मूवमेंट दिया, तीसरी हड्डी ने कान अंतःकरण के फ्लूइड को मूवमेंट दिया, उसमें इस तरह की वेव्स डेवलप होती हैं, उन वेव से एक दूसरी मेम्ब्रेन हिलती है और हमारी नसों को संकेत देती हैं, हम सुनते हैं। आप इतनी अच्छी जो हमारी वो क्षमता, स्पेशल सेंस दिया है भगवान ने, उसको हम लोग किस तरह से नष्ट कर रहे हैं। ईयरबड्स, ईयर प्लग्स काम में लेना, हेडफोन्स काम में लेना। क्या होता है कि जब आप इतनी तेज़ी से, इतना पास से आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे कान का जो मैचिंग सिस्टम है, तेज आवाज़ को खुद ब खुद डैम्पन करके, कम करके अंदर प्रोड्यूस करना, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके साथ ही ये चीज़ें वाइब्रेशन पैदा करती हैं। तो जो सुनने की विधि मैंने बताई, पर्दे से लेके अंदर तक पहुंचना, उसको बाईपास करके आप हड्डी को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन दे रहे हैं, हड्डियों के माध्यम से अंतःकरण को सीधी आवाज़ पहुंच रही है, तो बाईपास कर दिया। जब आपने बाईपास कर दिया मध्य कर्ण को, तो आपने मैचिंग सिस्टम को बाईपास कर दिया, जो कि उसको डैम्पन या लो कर देता है खुद ब खुद साउंड को, और हमारे कोमल अंतःकरण को कम आवाज़ का साउंड प्रोड्यूस करता है। अब उसको आपने बाईपास करके तेज आवाज़ सीधी पहुंचा दी है। तो सोचिए क्या होगा, सुनने की क्षमता में कमी, कान में एबनॉर्मल आवाज़ या टिनाइटस उसका होना। आप इस तेज जो आवाज़ जा रही है उससे आपकी एंजाइटी, जी मचलाना, अवसाद, डिप्रेशन, इवन तेज आवाज़ से सुसाइडल टेंडेंसी नोट की गई है लोगों में, कि लोग अपने आप को मारना चाहते हैं कि मैं इस आवाज़ और इससे मैं पीड़ित हूँ, या सुनने में क्षमता में कमी हो जाना। अब देखिए आप कितने यंग बच्चे आजकल हमारे पास सुनने की क्षमता कमी के साथ आ रहे हैं, कान में आवाज़ के साथ आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देखेंगे तो उनके ईयरबड्स या ईयर प्लग्स लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं तो पड़ा हुआ है, दिन भर ट्रैवल कर रहे हैं तो पड़ा हुआ है, कान में लगा रखा है। तो ये सर्वथा गलत है। यदि आपको ज़रूरी है, जैसे कि मैं कहूँ हमारे टेक्नीशियन महोदय यहाँ पर हैं या कैमरामैन महोदय हैं जो कि इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको कान को सुनना पड़ेगा अलग से ताकि आवाज़ गूंजे ना। तो हेडफोन्स आप काम में लीजिए आवाज़ को कम करके, लेकिन ईयरबड्स, ईयर प्लग्स, इनका यूज़ सर्वथा हमारी तरफ से मना है जी। और शोर में ना रहे। आजकल की जो पाश्चात्य संस्कृति को हम बहुत अपनाते जा रहे हैं, बाहर का शोर भी और बाहर का शोर, अंदर का शोर हो रहा है। बाहर का इतना शोर में हम रहते हैं, डीजे और ये स्टेज पे परफॉर्मेंसेस हो रही हैं और ये हो रही हैं, कॉन्सर्ट्स हो रही हैं। मुझे लगता है कि म्यूजिक जो है
वो बहुत बड़ी देन है। म्यूजिक हीलर है, म्यूजिक हमें हील करता है। आप देखिए मधुर अगर ध्वनि आती है कान को कितनी अच्छी लगती है, लेकिन उस मधुर ध्वनि को कर्कश हम बना रहे हैं। कॉन्सर्ट्स, रॉक, हाई पिच के साउंड के वो लगा रहे हैं हम, और हम तेज साउंड इसमें अंदर कान में लगा लगा के सुन रहे हैं, और पॉप्स में, डिस्कोज में। गलत नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति अपना ही है एक लिमिट तक। आवाज कम रखें तो भी आपको सोचना ही तो नहीं है, आपको अनुभव करना है म्यूजिक को। आप शोर अनुभव करना चाहते हैं कि आप मधुर म्यूजिक अनुभव करना चाहते हैं। और वहाँ से कुछ अगर आपको ग्राह्य करना है तो वहाँ का रहन सहन और दिखावा क्यों, हम उनका डिसिप्लिन अडॉप्ट कर सकते हैं। जिस तरह से वो डिसिप्लिन से काम करते हैं, फिटनेस के प्रति बहुत फिटनेस के प्रति वो रोज का 1 से 2 घंटा अपने शरीर को देते हैं, अपने आध्यात्म को देते हैं। वो लोग बहुत योगा हम लोग नहीं अपना रहे हैं, योगा पाश्चात्य संस्कृति के लोग अपना रहे हैं। वहाँ योगा केंद्र खुल रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम खुल रहे हैं, और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। आपने शांति और संगीत की मधुरता की बात की, और मुझे लगता है प्रकृति से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ आप संगीत और शांति पा सकते हैं। मैं खुद भी जब मुझे लगता है कि प्रकृति के पास जाना है, तो जयपुर में रहता हूँ तो नाहरगढ़ में सुबह सुबह जल्दी 6 बजे चला जाता हूँ। वहाँ कुछ कैंपिंग करते हैं, बर्ड्स को सुनते हैं। आप एक ट्रैवलर हैं, फोटोग्राफी भी करते हैं, तो ये शुरुआत कैसे हुई? मुझे जहाँ तक जानकारी है कि मेडिकल में लोग इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है कि बाहर की दुनिया से पूरे कट ऑफ हो जाते हैं और मुस्कुराना भी भूल जाते हैं। मैं जब कई डॉक्टर्स से मिलता हूँ तो इतने गंभीरता उनके चेहरे पर हमेशा दिखती है, काम का बर्डन लगता है। लेकिन आपसे जब मैं बातचीत कर रहा हूँ तो आप यू आर फुल ऑफ लाइफ, द वे यू आर एक्सप्लेनिंग, उससे लगता है कि आपने ट्रैवल काफ़ी किया है जी। तो ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ गए हैं, क्या अनुभव रहे हैं? देखिए, शुरू से बचपन से ही अगर आप देखेंगे तो मुझे भ्रमण का, ट्रैवल का बहुत शौक रहा है। मुझे अच्छा लगता है नई जगह देखना, नए नए लोगों से मिलना, बातें करना, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति को जानना। और जैसे आप देखेंगे तो भारतवर्ष के शायद 100 से 150 शहर मैंने देखे हैं कम से कम, और 28 विदेश यात्राएं मैंने की हैं। वो दोनों तरह से एक डॉक्टर कर पाता है। जैसे मुझे क्योंकि शौक भी है मेरा भ्रमण का, और दूसरी चीज़ जैसे हम कॉन्फ्रेंसेस में, वर्कशॉप्स में, अवार्ड्स में, फेलोशिप्स में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप जब अलग तरह के देशों में, अलग शहरों में, अलग राज्यों में जाते हैं कि उनकी संस्कृति अलग है, खान पान अलग है, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, तो आप बहुत रोमांचित महसूस करते हैं अपने आप को कि देखिए नई चीज़ आपको जानने का अवसर मिला, नई चीज़ स्वाद आपके आ रहा है ना। उनका नया नृत्य आपने देखा, उनका मधुर वाणी, उनका अलग तरह का म्यूज़िक, उनके जो भित्ति चित्र आप देख रहे हैं, उनके लोक गीत आप सुनते हैं, तो एक रोमांच पैदा करता है, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। क्योंकि जो नियत आपका दिन भर की व्यस्त जिंदगी है, उससे अलग जब आप जाते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं। आप देखते हैं कि कुछ अलग की अनुभूति, आपको नींद आना बंद हो जाएगी, आपको लगेगा मैं सुबह जल्दी उठ के इस पर्टिकुलर प्लेस की जो पहाड़ी है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसको देख के आऊँ। आपको लगेगा कि मैं दिन भर घूम के आऊँ, मुझे कोई थकान नहीं हो रही है। तो वो चीज़ एक भ्रमण से मुझे प्राप्त होती है, और बहुत हर एक भ्रमण के बाद में मैं और अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता हूँ, और मुझे काम करने की और फिर लगन लगती है। फिर मैं समय निकालता हूँ, फिर घूम के आता हूँ, चाहे से वो यहीं की नाहरगढ़ की ट्रैकिंग हो, चाहे चंदलाई लेक हो, चाहे आपका जो यहाँ पर बरखेड़ा डैम है पदमपुरा और शिवदासपुरा के पास, सांबर है, या आप जा रहे हैं ताल छापर, भरतपुर। अब जंगल जयपुर का लीजिए, झालाना लेपर्ड सफारी, जो जंगल कितना सुंदर जंगल है, आप देखिए अंदर घना, फिर जिम कॉर्बेट, और ऐसे कई जगहों पर मैं भ्रमण करता रहता हूँ। यानी कि आप इतने व्यस्त हैं, आप डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी आप समय निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा बहुत लंबा जॉब है, कॉर्पोरेट जॉब है, 12 घंटे की सिटिंग है। तो ये बताइए कि किस तरह से आप इसको बैलेंस आउट करते हैं? आप डॉक्टर हैं, आप ट्रैवलर हैं, जैसा कि पुनीत जी ने बताया, आप हर चीज़ को फोटोग्राफी में भी कैद करना चाहते हैं, लेकिन आम इंसान जो वो इतना उलझ जाता है अपने काम में कि वो इस चीज़ को बैलेंस आउट नहीं कर पाता। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से, कैसे अपने लिए समय निकालें? देखिए, जैसे मैं मेरी दिनचर्या अगर शेयर करूं, सुबह 5 बजे उठ के 5 से 6 नित्य कर्म अपना करके
6 से 7 में या तो जिमिंग करता हूँ या मैं मॉर्निंग वॉक पे घूमने जाता हूँ मित्रों के साथ। तो देखिए, मित्रों के साथ वॉक कर रहे हैं तो आप हंस रहे हैं, ठहाका लगा रहे हैं, वो एक तरह की मेडिसिन है। वो एनवायरनमेंट है चारों तरफ का, पेड़, वहाँ की ठंडक, वहाँ की चिड़ियों की चहचहाट आ रही है, घास पे पैदल आप चल रहे हैं, तो वो अलग तरह की, एक तरह की औषधि आप ले रहे हैं लगातार। तो वो करने के बाद 7 से 8 तीन समाचार पत्र में पढ़ के 8 बजे तैयार होकर अपना नाश्ता करके मैं 9 बजे सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंच जाता हूं। 3 बजे बाद जब मैं वापस लौटता हूं तो 3 से 5 के बीच में अपना अध्ययन अध्यापन या मेरी बिटिया के साथ में बैठ के मेरी धर्मपत्नी, वो भी अपने काम से रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो प्राइवेट में मेट्रो में हैं, वो आती हैं, हम बात करते हैं आज का दिन कैसा रहा, फिर चाय पे हम चर्चा थोड़ा सा करते हैं। मैं अपनी शौक, अपनी एडिटिंग काम करता हूँ, थोड़ा सा फोटोग्राफी की एडिटिंग, या मुझे कोई शोध पत्र लिखना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, या मेरे जो पीजी स्टूडेंट रेजिडेंट डॉक्टर्स को बुला लेता हूँ मैं, हम बैठ के नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, प्रेजेंटेशन या पेपर लिखते हैं। फिर 5 से 7:30 में अपने मरीज देख के रात को फिर मेरे पास 2 घंटे बचते हैं जिनमें मैं अपने शौक पूरे कर सकता हूँ, म्यूज़िक सुन सकता हूँ, कोई अच्छी सी पिक्चर देख सकता हूँ, या शोध पत्र लिख सकता हूँ, या फोटो एडिट कर सकता हूँ, या परिवार के साथ आप बात कर सकते हैं, किसी मित्र से मिल लीजिए, कहीं बाहर बैठ लीजिए। तो इस तरह से करके 7 घंटे की आपकी नींद। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के पास समय है, बात है संतुलन की, बात है आप अपना समय सारिणी या टाइम टेबल कैसा बनाते हैं। उसके लिए अनुशासन की आवश्यकता है, आपको थोड़ा अनुशासित होना होगा, खाने में, पहनने में, रहने में, अपनी क्रियाओं में, दिनचर्या में। अब जैसे मान लो आपको घूमना ही पसंद है, आप केवल घूमे जा रहे हैं, तो फिर आप कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? फिर आप मरीजों को समय कब देंगे, आप अपने घर वालों को समय कब देंगे? तो आपको जैसे जिस दिन मेरा अवकाश है उस दिन मैं कोशिश करता हूँ मैं जाके फोटोग्राफी करके आ जाऊँ, या ईयर में पूरे वर्ष में 3-4 ट्रिप, छोटी सी अवकाश के दिन ताल चापर होके आ गए, भरतपुर होके आ गए, रणथंबोर होके आ गए, या जिम कॉर्बेट का 2 दिन का आपने ट्रिप ले लिया। इस तरह से आप चाहें तो आप नियमित अपनी दिनचर्या को कर सकते हैं, अपने शौक के, अपने जो आपके दायित्व हैं आपके कार्य के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के लिए, उसके साथ साथ अपने शौक को जरूर जिए। आप अपने शरीर को समय दें, आप एक्सरसाइज रोज करें या कोई गेम खेलें, ताकि आपके ऊर्जावान रहे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। जी, हमारे दर्शकों को पुनः साझा करना चाहेंगे, आज हमारे साथ अलबिलो राजस्थान में मेहमान हैं डॉक्टर पवन सिंघल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ENT SMS मेडिकल कॉलेज। और बातचीत रोचक हो रही है। आपने यात्रा की बात कही, लेकिन हम चाहते हैं कि अपनी यात्रा की स्मृतियाँ हम बाद में देख सकें, जो लोग साथ नहीं जा पाए उनके साथ में भी उन्हें साझा कर सकें, और उसके लिए निश्चित तौर पर कैमरा ही एक साधन बनता है। फोटोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई? हाथ में सर्जरी के टूल्स की बजाय कैमरा जो टूल है वो कैसे आ गया? देखिए, कोविड के दौरान जब कोविड समय चल रहा था तो हमारी जो नियत ड्यूटी थी उसके अलावा मेरे पास बहुत समय रहता था, क्योंकि उन दिनों 15 दिन की ड्यूटी, फिर 15 दिन का अवकाश हमें मिलता था। और उन दिनों मुझे सरकार ने दायित्व दिया था RUHS में ऑक्सीजन की देखरेख का, कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो। उसके अलावा मेरे पास समय रहता था। तो मेरे मित्र हैं जिन अमरीश मेठी, उनके पास एक अच्छा सा कैमरा था, डिजिटल कैमरा। तो एक दिन उन्होंने कहा कोविड का पवन समय चल रहा है, क्यों ना हम लोग एक दिन किसी डैम या कहीं जाके घूम के आएँ और सुबह जाके प्रकृति में घूम के। तो उसका कैमरा मैंने काम में लिया, मैंने कुछ कैप्चर्स किए। तो जब वो हमने कैप्चर्स देखे डिजिटल उस पर अपने लैपटॉप पे, तो उसने मुझे कहा कि तुमने ये फोटोग्राफ्स बहुत सुंदर लिए हुए हैं, You have a sense of You have a sense of photography. Why don't you start? उन्होंने अपना कैमरा मेरे पास छोड़ दिया। कोविड के दौरान मैं छत पे बैठता था। अब देखिए कि उस समय वातावरण कितना अच्छा हो गया था, क्योंकि कहीं पर कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं था, कोई शोर नहीं था। अपनी छत पर मैंने 18 तरह के पक्षी देखे हुए, तो वो मैं उनको कैप्चर कर रहा हूँ। मैं चंद्रमा को कैप्चर कर रहा हूँ, मैं सूरज की किरणों को कैप्चर कर रहा हूँ, आसपास को। धीरे धीरे वो शौक मुझे लगा। मैं एमेच्योर फोटोग्राफर हूँ, मैंने कोई इसके लिए शिक्षा दीक्षा नहीं ली है, मुझे उसकी बेसिक्स आज भी नहीं आती। लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। फोटोग्राफी में केवल एक चीज होती है, लाइट के साथ खेलना। आपको लाइट को यूज लेना आना चाहिए कि कहाँ लाइट आ रही है, उस लाइट के साथ कैसा किया जाए, और वातावरण जो कंपोजिशन है उसको आप कैसे काम में लेते हैं। जब मैंने करना शुरू किया तो फिर मैं जाने लगा, मैं ताल चापर गया, मुझे कुछ फोटोग्राफर मित्र मेरे बन गए।
एक ग्रुप में मैं आ गया, फिर मैं दूसरे ग्रुप से जुड़ा, उनके साथ जाना शुरू किया, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पे मैंने पोस्ट किया, लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, फिर लोगों के सजेशन आए कि आप ऐसा वाला कुछ कैमरा लीजिए। फिर मेरा जो असिस्टेंट है उनके पास एक कैमरा था, उन्होंने अपना कैमरा छोड़ा। आज भी मेरे पास स्वयं का कैमरा नहीं है, मेरे मित्र और मेरे असिस्टेंट के कैमरे से मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ। अब तक 30-40 हज़ार फ़ोटो मैंने खींची हैं और बहुत मज़ा आता है जब आप जाते हैं पक्षियों के बीच में, जानवरों के बीच में आप जा रहे हैं, जंगल में आप जा रहे हैं, वो कलरव, वो कई बार शांति सी, आपको वन की शांति महसूस होती है, एक खुशबू आती है वनस्पतियों की, और आप कई घंटे वहाँ बिता सकते हैं। और एक क्लिक लेने के लिए जब वो छोटे बच्चों को अपने चोंच से कुछ खिला रही है, या पक्षी मुड़ के मूव कर रहा है, या पैर उठा रहा है, या टाइगर या लेपर्ड मुंह खोल रहा है, आप वो फोटो ले रहे हैं, या पानी पी रहा है, या बच्चों के साथ में, तो आप वो कई घंटे बिता सकते हैं। वो एक तरह का ध्यान है, साधना है, वो एक तरफ का ट्रांस स्टेज है जो लोग योगा करके या लोग तीर्थ स्थानों पे जाके पाते हैं, वो मैं फोटोग्राफी के माध्यम से पा जाता हूँ। बहुत इस तरह से मैंने शुरू किया और वो लगातार जारी है, और कई एग्जीबिशंस में लग चुके हैं, फोटो मेरे कैलेंडर्स में छप चुके हैं। गॉड इज ग्रेट। आपको जब मैं सुन रहा था तो मैं देख रहा था जिस इन्वॉल्वमेंट से आप चीज़ें समझा रहे थे कि हम भी आपके साथ ही भ्रमण कर रहे थे, ऐसा लग बिल्कुल, रहा था वो सब कुछ कलरव विजुअल्स वो हमारे शांति, आंखों के हाँ। सामने घट रहा था, और मुझे लगता है कि आप निश्चित तौर पर एक अच्छे टीचर हैं और आपके स्टूडेंट बहुत एंजॉय करते हैं। लिटरली आप जो गूज बम्प्स होते हैं कि आपके बालों, मुझे वो फील आती है जब मैं इन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को डिस्कस करता हूँ, फोटोग्राफी को डिस्कस करता हूँ, या साइंस और मेरी सर्जरी को डिस्कस करता हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत ऊर्जा आती है, चाहे मैं कितना थका हूँ। रोंगटे खड़े होने वाला वो मुझे अनुभव फील हो आती रहा है, है। वो आती है। तो आप स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत मित्रता का भाव रखते होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स और आपके बीच में कभी ऐसा होता है कि आप बाहर जा रहे हैं और उनको कह कि उनके साथ भी कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप सिखाते हैं, आप शिक्षक हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको देख के लग रहा है कि आपका एक अलग बॉन्ड होगा उनके साथ में। मैं जब भी कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, मैं स्टूडेंट से जरूर पूछता हूँ कौन कौन बच्चा पार्टी मेरे साथ जाना चाहते हैं। पार्टी हाँ, मैं बच्चा पार्टी बोलता हूँ उनको। तो मैं लिटरली उन लोगों को साथ लेके जाता हूँ। जी। तो वो जो ट्रैवल का साथ हो गया, बहुत चीज़ें डिस्कस होती है, आप साइंस भी डिस्कस कर रहे हो, सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हो, मैं उनके साथ साझा करता हूँ कि जीवन को कैसे जिया जाए, जो मैंने अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से सीखा, वो उनसे साझा करता हूँ। हम खाना एंजॉय करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, हम डांस करते हैं साथ में, पार्टी साथ में करते हैं, शोध पत्र लिखते हैं। तो आप साथ रह के आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, समय को सदुपयोग जो है आप कर सकते हैं। जी, आप लेखन पठन का भी आपको शौक है, किस तरह के अनुभव आपके रहे हैं? क्या कुछ बात आप साझा करना चाहेंगे, खास तौर से जब नया साल शुरू हो चुका है? बचपन से लिखने का शौक मुझे मेरे पिताश्री से मिला। पापा लिखते थे, तो जब उनकी कविताएं मैं पढ़ता था, पापा ज्योतिषी भी हैं, तो मुझे एक बड़ा अच्छा लगता था कि पापा अपने रोडवेज की एक छोटी सी नौकरी के अलावा कितना कुछ करते हैं। तो वो मैंने भी लिखना शुरू किया, कुछ कविताएं लिखता था, लेखन लिखता था, स्कूल की मैगजीन्स में छापता था, कॉलेज गया वहाँ की मैगजीन्स में छापता था, कई बार पत्रिकाओं में आता है। तो एक अच्छा भाव देता है, आप अपने भावों को शब्दों से उकेर के लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, और शेयर करने में बुराई नहीं है। आपके जो मनोस्थिति है, भाव है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, मुझे लगता है साझा करना चाहिए। माध्यम चाहे कोई हो, चाहे बात करके करें, चाहे लिख के करें, चाहे लिफाफे में डाल के छोड़ दें अगर आप फेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए। तो वो मेरे घर में मुझे आया। कुछ सुनाना चाहें, साझा करना चाहें? जैसे आप नए वर्ष की देखें तो नए वर्ष पे लोगों को थोड़ी सी प्रेरणा देने के लिए मेरे पिताजी की 2 छोटी छोटी कविताएं मैं कहना चाहूँगा कि एक पुराने दुख ने पूछा, क्या तुम अब भी वहीं रहते हो? मैंने कहा चले मत आना, वह घर मैंने छोड़ दिया है। क्या बात, बहुत अब सुंदर। ये संदेश देता है पॉजिटिविटी का। आप दुख सोचो ही क्यों, जो कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है उससे ज़्यादा और दुर्दशा किसी और की भी हो सकती है। जैसे वो छोटी सी कहानी थी कि वो बार बार मांगे जा रहा है, प्रभु तूने मेरे को जूते तक नहीं दिए, मेरे को चप्पल नहीं दी, और भगवान को लानतें दे रहा है। तभी एक आवाज आई कराहने की, एक आदमी रड़गड़ता हुआ जा रहा था, उसके पैर नहीं थे। तो पॉजिटिविटी देना। इसी तरह से सूरज अगर ढलता नहीं तो पूरब उसे मिलता नहीं। जो प्राण न खोता मनुज,
तो जीवन नया मिलता नहीं। भाई हम सोचते हैं मर न जाऊं, मर न जाऊं, मर न जाऊं। आप देखिए ये नियत है, भगवान ने, नियति ने, इस प्रकृति ने, ये नियति है कि आपका जन्म होगा तो आपकी मृत्यु भी होगी। इस बीच आप अपने जीवन को कर्म में कैसे लगा सकते हैं। जैसे मेरे गुरु हैं डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, जो हेड एंड नेक कैंसर सर्जन है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में, आजकल डायरेक्टर हैं एक्ट्रेक के। उन्होंने मुझे एक बार, जब मैं फेलोशिप, कई जगह से मैंने फेलोशिप्स किया, उनके अंडर में था, मैंने हेड नेक कैंसर उनसे सीखा। उन्होंने बताया पवन, दो चीज़ होती है, क्रिया और कर्म। क्रिया वो है जो आप स्वयं के लिए कर रहे हो या अपने परिवार के लिए कर रहे हो, कर्म वो है जो आप दूसरों के लिए कर रहे हो जी। और हिंदू माइथोलॉजी में कर्म को प्रधान माना गया है। आप गीता के उपदेश भी सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कर्म करो, फल ईश्वर पे छोड़ो। तो जब कर्म कर रहे हो मतलब दूसरे के लिए कर रहे हो तो फल तो अच्छा आएगा, और आज खास चाहे इस तौर जन्म में पर चाहे अगले जन्म में। प्रकाश पर्व है, हाँ। तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, जैसा गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा उन्होंने था कि कहा ही दूसरों कर्म के लिए है, उन्होंने दूसरों के लिए। सोचिए, उन्होंने अपने बच्चों का बलिदान दे दिया, बहुत बड़ी बात। धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए। उन्होंने जो एक एक शब्द, एक एक पाठ पढ़ाया है, उन सर्व में एक शब्द एक ग्रंथ है। सार गर्भिता इतनी है उसमें कि एक एक शब्द उनका जो है, जो 2 वाक्य उन्होंने कह दिए, उसमें एक पूरा ग्रंथ आप उसमें विवेचन कर सकते हो कई घंटे बैठ के। तो इतनी अच्छी मुझे जानकारी है कि आप और आपके कुछ सहयोगी जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, खासतौर से बच्चे हैं, उनके लिए कुछ काम करते हैं जी। अगर वो बात साझा करें तो हमें लगता है कि बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। ये बहुत ही मेरे लिए एक उपलब्धि वाला विषय था कि एक देशराज जी हैं, देशराज वर्मा जी, जो हमारे एसएमएस में एएन थे, पीएचडी का काम देखते थे। उनका वहाँ से ट्रांसफ़र कहीं हो गया था। एक दिन उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं फेसबुक पे मेरी चीज़ें, किसी की हेल्प की, किसी का कुछ, तो उनको लगा कि मेरे से बात करें। बोले डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं आपसे एक निवेदन करूं। एक छोटी सी बच्ची है 7वीं क्लास की, उसके मम्मी पापा छोटा सा काम मजदूरी करते हैं, या झालाना कच्ची बस्ती में रहती है, और अब उसके बाद पढ़ा नहीं पा रहे। उनके पास स्कूल की फ़ीस देने के लिए, इवन सरकारी स्कूल की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कहा आप कर पाएंगे मदद। तो वहाँ से मैंने उसकी शिक्षा को अडॉप्ट किया, और आई वॉज द फर्स्ट, मैं पहला चिकित्सक था जिसने शिक्षा को अडॉप्ट किया। और उस बच्ची की आगे की पूरी शिक्षा, कोई पैसे नहीं देते थे, खाना पीना कपड़े नहीं, जहाँ जहाँ जिस स्कूल या इंस्टीट्यूट में वो गई वहाँ की हम फीस देते थे, मैं फीस देता था जी। चेक या ऑनलाइन। तो वो आज फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रही है बच्ची। मेरे बाद 300 लोग, हमारी विद्या ज्योति संस्थान है जो जालाना में हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाते हैं। देशराज जी तो सुबह शाम उनकी क्लासेस लेते हैं। हमारे कई लोग जो साथी हैं मेरे, वहाँ जाके क्लास लेते हैं। 1-2 बार तो मेरी बेटियों ने वहाँ जाके पढ़ाया है, मैंने वहाँ जाके पढ़ाया है। मैं हमारे जन्मदिन या किसी अवसर पे वहाँ जाता हूँ, उनसे साझा करता हूँ मेरे अनुभव, उनको उत्प्रेरित करता हूँ, उनको प्रेरणा देता हूँ, उनके लिए टॉफ़ी, चॉकलेट्स, पेंसिल, कॉपीज़ हम ले आते हैं। तो इस तरह से 300 लोग हमसे जुड़ चुके हैं, और कोई किसी को अडॉप्ट कर रहा है, एजुकेशन को अडॉप्ट कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। आप देखिए वहाँ के बच्चे एम्स में भी हैं, तो IIT में भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, और दूसरे ITIs में भी हैं, तो कोई टीचर बन रहा है, खुद टीचर बन जाते हैं। वो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक वातावरण जिस तरह का वहाँ बन पड़ा है एक से दूसरे के लिए, तो वो मुझे बहुत अच्छी एक अनुभव अंदर से करा। वातावरण तो यहाँ पर है पुनीत, ऐसा देने में जो सुख है वो होते से जा रहे हैं बिल्कुल। और कर्म की बात हो रही है, लेकिन कर्म की बात तब होगी जब पेट में कुछ जाएगा। आपने यात्राएं की, अभी हमने बहुत सारे विषयों को छुआ, खान पीन की बातचीत अभी रह गई है। मैं चाहूँगा उस पर भी अगर हम 1 मिनट में कुछ बात कर सकें। देखिए, खान पीन के लिए मैं कहना चाहूँगा, सिंस इंसेप्शन, मानव की उत्पत्ति से लेके आज तक आप सारे किताबों को, सारे ग्रंथों को, सारी प्रेरणाओं को, महापुरुषों को सुने, सब यही कहते हैं कि आप अच्छा खाएं, स्वस्थ खाएं। आप कहीं भी जाएं, आप हरी सब्जियां, फ्रूट्स ये जरूर खाएं, आप मोटा अनाज खाएं। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी देखिए कितना बड़े हुए हैं। हमारा गेहूं खान पान में कभी भी नहीं था। अगर आप पुरानी चीज़ों को देखेंगे, 400-500 वर्ष पूर्व या 800 वर्ष पूर्व गेहूं हमारे खान पान में नहीं था। हमारा मोटा अनाज खान पान में था, जो ज्वार, बाजरा, मक्का, जिसका शुगर कंटेंट कम होता है।
बिल्कुल। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता लो है। ग्लाइसेमिक जो फाइबर युक्त होते हैं तो हमारे पेट को अच्छा रखते हैं, मोटापा नहीं बढ़ाते, हमारे को थकान नहीं लाते। मोटा अनाज हमेशा अच्छा है, तो आप हरी सब्जियां, फ्रूट्स, मोटा अनाज, अलसी, ऐसी चीज़ें खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। तो इन चीज़ों से, जैसे आंवला खाएं, मतलब जो चीज़ें हमें विटामिन वगैरह दे रही हैं, जंक फूड से दूर रहें। मैं नहीं कहता कि बंद कर दीजिए, स्वाद बहुत बड़ी चीज़ है, स्वाद भी एक तरह की साधना है। खाना हमें बहुत अच्छी, और स्वास्थ्य का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कभी कभी आप खा सकते हैं, उसको भी आप पोषक बनाने की कोशिश करें। आप देखिए आजकल कितनी गृहिणियां जो हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डालते हैं कि अलसी को काम में लेके, किनोवा, ये चिया सीड, इनको काम में लेके कई तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं। हमारे पुराने अनाज को काम में लेके वो बहुत पोषक चीज़ें बना रहे हैं जी। तो आप पोषक चीज़ें खाएं, और इसी का मुझे लगता है उससे आपका अंदर से चित्त भी प्रसन्न होता है जब आप अच्छी चीज़ें खाते हैं। आप जंक फूड खाते हैं तो ये फील कि आप सो रहे हैं, हाँ। थकान महसूस कर रहे हैं, आपका शरीर बढ़ रहा है, आपकी स्मरण शक्ति कम हो रही है। डायबिटीज़ करना, किडनी को प्रभाव करना, लीवर पे प्रभाव डालना, स्मरण शक्ति, सबको प्रभावित कर रहा है। हार्ट को प्रभावित कर रहा है जंक फूड, क्योंकि हार्ट के अंदर नलियों में, खून की नलियों में वो जमता जाता है। वो जो फैट है जो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं वो जमता जाता है। तो आपको अगर उसको वॉश आउट करना है उन जहर को, विष को, तो हरी सब्जियां, फ्रूट्स, फाइबर खाएं और खूब पानी पिएं ताकि वो वॉश आउट होता रहे। जी, मुझे लगता है शालू अब चलने का समय आ गया है। जी। आज हमने डॉक्टर पवन सिंघल जी, प्रोफेसर एंड हेड ENT डिपार्टमेंट, SMS मेडिकल कॉलेज से बातचीत की। बहुत रोचक, ज़रूरी बातचीत आई और जीवन के दूसरे पहलू भी आपके सामने आए। और ख़ास तौर पर जो बात सामने आई, मुझे लगता है आज के दिन का जो इम्पोर्टेंट टेक अवे है, लाइफ इज़ फॉर अदर्स। एक बार जब अपने जीवन में कुछ बन जाते हैं, आप अपना जीवन अपने पैरों पर खड़ा कर लेते हैं, आगे की यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद खुद की बजाय दूसरों के बारे में अगर हम सोचना शुरू कर दें तो हमें लगता है आज का दिन जो प्रकाश पर्व है वो एक सच्ची श्रद्धांजलि होगा। और अलबेलो राजस्थान में धन्यवाद देते हुए दर्शकों से लेना चाहिए विदा। नमस्कार।